दोस्तों फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि 3 मार्च को आने वाला बायोलॉजी का पेपर हमें मिल चुका है। ऐसा ही सेम टू सेम पेपर 3 मार्च को आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और मेरे साथ इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा क्योंकि सेम टू सेम पेपर ऐसा आने वाला है 3 मार्च को। तो देखिए 2025 जीव विज्ञान का पेपर है। पेपर सेट 348 JL है और 153 पेपर कोड जो आएगा। अनुक्रमांक और नाम आप सबको पढ़ लेना है, सब जानते हो। और समय कितना होगा आपके पास पता है आपको, 3 घंटे 15 मिनट होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं जो कि 4 होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 4 होंगे। 4 प्रश्न होंगे। और पहला प्रश्न क्या होगा तो देखिए क्या होगा। निम्न में से कौन एक अपर्दाहारी है? क्या है? अपर्दाहारी है। तो ऑप्शन है आपके 4, केंचुआ, पक्षी, मेंढक या हाथी। तो अगर बात करें सबसे पहले अपर्धारी होता क्या है, तो अपर्धारी क्या होता है? जो कूड़े करकट या कह सकते हैं कि कूड़े करकट के छोटे छोटे कणों के रूप में बदल देता है। यानी जो कूड़ा करकट होते हैं उनको छोटे छोटे कणों के रूप में ऐसे बदल देते हैं और उनको अब कैसा बनाते हैं? बिल्कुल मुलायम बना देते हैं और वे अपघटन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? अपर्धारी। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? अपर्धारी। यानी जो कूड़ा करकट को छोटे 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 भागों में तोड़कर मुलायम कर देते हैं और अपघटन के लिए तैयार कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अपर्धारी। तो इसमें क्या करते हैं कि उसमें केंचुआ उसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है। केंचुआ क्या करता है कि अपर्धारी एक जीव है, अपर्धारी है जो क्या करता है? छोटे छोटे कूड़ा करकट को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। यानी आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है आगुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित या बहुगुणित। तो आपका सही आंसर हो जाएगा त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए कि जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। ऑप्शन है सुनहरा चावल, ग्लूकोज, गेहूं या मक्का। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? सुनहरा चावल। फिर अगला देखिए पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? 1 जोड़ा, 1, 2 जोड़े या 3 जोड़ी। तो सही होगा आंसर 1 जोड़ा। क्या होता है? 1 जोड़ा। तो 4 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे। और जिससे मैं पहला वाला जो प्रश्न बताया मैंने अपर्धारी क्या होती है, प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर तैयार कर लेना। क्या बताया कि जो भी कूड़े करकट को जो जीव क्या करते हैं कि काट काट कर कुतर कुतर कर छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं, यानी मुलायम कर देते हैं और फिर उसको अपघटन के लिए तैयार कर देते हैं, अपर्धारी कहलाते हैं। उसका उदाहरण क्या है? केंचुआ। पढ़ लेना इस प्रश्न को, आने वाला है पेपर में। अगर बनेगा तो 1 अंक में भी बन जाएगा अति लघु में। तो ये अब चलते हैं इसके अति लघु प्रश्न की तरफ। अब देखिए अति लघु प्रश्न पूछे जाएंगे और भी कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा। जिसमें पहला प्रश्न है RNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? RNA में कौन सी? राइबोस शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? राइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, राइबोस शर्करा होती है। तो याद रहेगा RNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? राइबोस शर्करा होती है। और अगर पूछे कि MTP तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए, तो देखिए फुल फॉर्म लिखने के लिए पेपर में 100% आने वाली हैं। तो इनको अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ जिसमें सभी पूरी जितनी भी किताब में फुल फॉर्म्स हैं सबको मैं तैयार कराने वाला हूँ। तो उस वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, तो अभी हम देखें कि इसका MTP तथा GIFT का पूरा नाम लिख लेते हैं। MTP का क्या होता है? MTP का फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन। क्या होगा? टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेंस और ऑफ प्रेगनेंसी होता है। याद रखिएगा। GIFT का क्या होता है? GIFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गैमीट। क्या होता है? गैमीट क्या होगा? इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर याद रहेगा। याद लिख लिया ना क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और GIFT का फुल फॉर्म क्या होता है? गैमीट। क्या होता है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि DNA अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है,
एंजाइम क्या करता है, जो डीएनए को विशिष्ट खंडों में तोड़ने का काम करता है, और डीएनए लाइगेज क्या करता है, इनको विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। तो क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तोड़ने का काम और लाइगेज जोड़ने का काम करता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होती है, यानी जोड़े की बात करें तो 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी कायक होते हैं, ठीक है, और 1 जोड़ी क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण इन्हीं के कारण होता है। फिर क्या, आनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो जीन। आनुवांशिकता क्या है, जीन कहते हैं। वंशागत की इकाई क्या होती है, जीन होती है। इतनी ए हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय, फर्स्ट और सेकंड दो में बटे होंगे, जो कि 5 प्रश्न ए बी होंगे, और फर्स्ट कितने अंक के होंगे, 2 अंक के होंगे, और जो सेकंड होंगे वो 3 अंक के होंगे, ठीक है। 4 प्रश्न होंगे वे। तो हम लघु उत्तरीय फर्स्ट करेंगे, तो इसमें पहला प्रश्न है सरोगेट माता पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लेना है। सरोगेट माता टिप्पणी लिखने के लिए आएगी, अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, जैसे हम पता है कि सरोगेट माता होती क्या है, कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं या जिनका गर्भ नहीं ठहरता है, तो वे क्या करती हैं कि प्रारंभ में जैसे उनका भ्रूण बनता है, तो प्रारंभ में ही उस भ्रूण को निकाल कर क्या करते हैं, उस भ्रूण को निकाल कर किसी दूसरी स्त्री में क्या कर देते हैं, स्त्री के गर्भ में उसको धारण कर देते हैं, यानी इसके गर्भ में प्रवेश करा देती हैं। फिर तो वो क्या करती है, उस 9 महीने तक उसको पालती है, और फिर उसको फिर वापस उसे पहले वाली स्त्री को लौटा देती हैं। तो वे क्या कहलाती है, धात्री या सरोगेट माता कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा आप समझ सकते हो, और अपनी भाषा में लिख सकती हो कि क्या होती है सरोगेट माता। तो क्या लोगे कि जो स्त्रियाँ, जिन स्त्रियों में क्या होता है कि गर्भधारण नहीं होता है, या किसी भी कारणवश गर्भधारण नहीं होता है, तो वे क्या करती है, प्रारंभ में जो अपने भ्रूण को ही निकाल कर किसी दूसरी स्त्री के गर्भ में धारण करा देती हैं, ठीक है। और उसी स्त्री को क्या कहते हैं, धात्री या सरोगेट माता कहते हैं। तो वे सरोगेट क्या कहलाती है, माता कहलाती है, याद रहेगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, मेंडल के प्रभावता के नियम का वर्णन कीजिए। तो मेंडल के प्रभावता का नियम क्या है कि जब जो विपरीत लक्षण, कैसे लिखेंगे, विपरीत लक्षण वाले अगर विपरीत लक्षणों के मध्य अगर हम क्रॉस कराएं, ठीक है, तो उनमें से प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्राप्त हो, तो वह नियम क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। क्या लोगे कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो उनमें केवल क्या प्राप्त होता है, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रभाविता का नियम कहा जाता है। जैसे हम बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराएं, तो क्या होंगे, दो विपरीत लक्षण हैं, लेकिन अगर इनके पास क्रॉस कराते हैं तो केवल हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है, यानी संकर लंबे प्राप्त होते हैं। लंबा क्या होगा, प्रभावी लक्षण होता है, तो केवल संकर लंबे प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम होता क्या है, तो अगर बात करें कि हमने भी पढ़ा कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अगर क्या हो कि 46 की जगह वो 45 रह जाए, यानी क्या हो जाए कि इनमें से एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, क्या हो जाए, एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। यानी कि इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में क्या हो जाती है कि 46 की जगह क्या हो जाती है, 45 गुणसूत्र रह जाती है, यानी एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वह क्या कहलाता है, टर्नर सिंड्रोम कहलाता है, याद रहेगा। तो टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। अगर ऐसी बात करें तो इनमें गुणसूत्र की कमी हो जाती है, और इनमें 40 की जगह कितने 45 गुणसूत्र याद रखना है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे व्यक्ति कद में छोटे होते हैं, जैसे लड़कियों में सबसे ज़्यादा ये होता है, और व्यक्ति लास्ट में क्या हो जाता है, लड़कियों में बांझपन आ जाता है, और वे क्या करती है, बच्चे को जन्म नहीं ले पाती है, वो कद छोटा होता है, वो मोटी हो जाते हैं, मतलब कई प्रकार के इनमें लक्षण दिखने लगते हैं। इनको पढ़ लेना है सही से, ठीक है। अब क्या है, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। आएगा, इम्पोर्टेंट है, चित्र जरूर तैयार कर लेना है। चित्र बनाने के लिए पेपर में 100% आने वाले हैं, 1-2 तैयार कर लेना है। तो आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसा चित्र देखा होगा आपने, ठीक है, ऐसा जिसमें दोनों तरफ ओम जैसा बना होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, होगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पर कई तरीके से, एक ऐसा होगा कि जिसमें एक दोनों तरफ के जो परागकण यहाँ पर बने होंगे, एक त्रिभुज जैसा दोनों तरफ ओम जैसा बना होगा, तो वही क्या होता है, परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाने के लिए आती है, तो उसको बना लेना है। फिर क्या होता है, जैव सूचकांक किसे कहते हैं। तो जैव सूचकांक की बात करें कि अगर किसी समष्टि में कोई भी दिए गए इकाई समय में जन्म दर व मृत्यु दर के अनुपात को क्या कहा जाता है,
जैव सूचकांक कहा जाता है। अगर लिख सकते हो कि किसी समष्टि यानी कोई भी जीव है, किसी समष्टि में दिए गए इकाई समय में, क्या लिखोगे, इकाई समय में जन्म दर या कह सकते हैं वह मृत्यु दर के अनुपात को जैव सूचकांक कहते हैं। जैव सूचकांक लिख सकते हैं, जैव सूचकांक कहते हैं। तो किसी समष्टि में दिए गए इकाई समय में जन्म दर या कह सकते हैं मृत्यु दर के अनुपात को क्या कहा जाता है, जैव सूचकांक कहा जाता है। और भी इसके आगे लिखना होता है, आप पढ़ लेना अपने प्रश्न में मॉडल से या किसी भी से पढ़ के लिख लेना है। तो ये हो जाएंगे आपके प्रश्न, इतने हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है क्या, रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा। तो रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखने के आगे, तो रुधिर वर्ग क्या होता है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की, तो उससे पता कार्लैंड स्टीनर ने, ठीक है, कार्लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की। और रुधिर वर्ग को कितने भागों में बांटा, 4, ए बी और ओ में बांटा है कि नहीं। अब इन्हीं के बारे में आपको आगे पढ़ना है अच्छे तरीके से। 3 नंबर है, थोड़ा बड़ा लिखना होगा, तो आपको देख लेना है। अपने सब जानते हो कि ए ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है, ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। फिर क्या है, अगला प्रश्न है कि डीएनए अंगुली छापन क्या है। डीएनए अंगुली छापन क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं। तो डीएनए में अंगुली छापन या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, अगर लिखा जाए तो होता क्या है कि इसके आधार पर किसी व्यक्ति के यानी जो डीएनए के आधार पर बात करें कि व्यक्ति के डीएनए के आधार पर इसकी पहचान की जा सकती है। इसकी खोज सबसे पहले अगर बात करें तो 1984 में एलेक जेफरी ने, ठीक है, एलेक जेफरी ने 1900 कितने में 84 में इसकी खोज की थी। एलेक जेफरी ने क्या किस लिए काम आता है कि डीएनए के आधार पर किसी भी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। अगर बात करें कि सभी प्राणियों में 0.1% भाग सभी प्राणियों में कैसा होता है, अलग अलग होता है, यानी किसी बात करें डीएनए का, बाकी 99.9% भाग कैसा होता है, समान होता है। तो इसी 0.1% के आधार पर क्या करती है, व्यक्तियों की पहचान की जाती है। और जुड़वा बच्चों में डीएनए अगर बात करें तो अगर जुड़वा बच्चे हैं तो समान होता है। ऐसे आप बात करें किस लिए, तो अगर बात करें पैतृक के परीक्षण में यानी माता पिता की जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर कहीं पर रेप, मर्डर या अपराधों के निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर कोई विलुप्तता की कगार में अगर कोई जीव जंतु है और उनकी पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, याद रहेगा, लिख सकते हो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, डीएनए के आधार पर उसकी किसी व्यक्ति या किसी भी जीव जंतु की पहचान करना क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1984 में एलेक जेफरी ने की थी। हाँ, और अगर बात करें कैसे, तो डीएनए सही व्यक्तियों में कितने 99.9% भाग समान होता है, लेकिन 0.1% भाग अलग अलग होता है। इसी 0.1% के आधार पर व्यक्तियों की या उनके बच्चों की किसी भी व्यक्ति की पहचान की जाती है। और अगर जुड़वा बच्चों में ये समान होते हैं, 100% बराबर होते हैं। अगर बात करें कि किस लिए उपयोग करते हैं, तो आपको अच्छा खूब 3 नंबर में बड़ा लिखना है, ठीक है, अपने तरीके से देख लें। मैं तो नॉर्मल बता रहा हूँ, आप लिख चलेगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए हमने लिखा है किस में, पैतृक जांच में कर सकते हैं यानी माता पिता की जांच में कर सकते हैं, अपराधी को पकड़ने के लिए, ठीक है, अपराधी को पकड़ने के लिए। बाकी बताए कोई भी अगर विलुप्त जब जीव जंतु है, विलुप्त जीव जंतु जो हो रहे हैं उनकी पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है गा कि BOD संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखते हुए इस पर टिप्पणी लिखिए। BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या कहते हैं, अगर आप निकलना चाहो तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। अगर बात करें क्या है, तो जलाशय की पानी या सैंपल के जैविक रूप से निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थों की माप क्या करती है कि जलाशय में की अगर पानी उनका सैंपल ले और जलीय रूप से क्या कहलाती है उनकी निम्नीकृत माप कार्बनिक पदार्थों की माप क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, जैवीय ऑक्सीजन
मांग कहलाती है। आप ऐसे लिख चलिए ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन मांग भी कहलाती है। तो किस लिए कि जलाशय के पानी या सैंपल के जैविक रूप से निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों की माप क्या कहलाती है, BOD यानी जैवीय ऑक्सीजन मांग, या ऐसे लिखेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। फिर अब के प्रश्न है मानव में लिंग निर्धारण कीजिए। 3 अंक का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ए भी है। तो लिंग निर्धारण किसके लिए मैंने बताया कि मनुष्य में कितनी जोड़ी 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी क्या होते हैं, समान होते हैं, बाकी एक जोड़ी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। एक जोड़ी क्या होती है, भिन्न। और इन्हीं के आधार पर मनुष्य में लिंग निर्धारण किया जाता है। तो अगर बात करें कि नर की बात करें तो क्या बात करें कि कितने 22 तो इन्हीं कितने हो जाएंगे 44 गुणसूत्र समान होंगे प्लस एक्स वाई होता है। और मादा की बात करें तो 44 प्लस एक्स होता है। ठीक है, फिर जो जी क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र। तो इन्हीं के आधार पर व्यक्तियों में क्या कराया जाता है, लिंग निर्धारण इन्हीं के मध्य क्रॉस कराते हैं। तो हमें क्या होते 50% क्या होते एक्स वाई वाले और 50% एक्स वाले गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। यानी जिससे प्राप्त होता है कि 50% लड़का होगा 50% लड़की होगी। तो यही क्या होते मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो आप स्टार्ट में ये लिखोगे कि मनुष्य में कितने 46 यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, जिनमें एक जोड़ी गुणसूत्र भिन्न भिन्न होती है। इन्हीं के आधार पर मनुष्य में लिंग निर्धारण किया जाता है। फिर आपको ऐसे क्रॉस कराना है, कराकर इनमें अर्धसूत्री विभाजन कराकर क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। यहाँ पर 22 प्लस एक्स और वाई प्लस एक्स क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स ऐसे प्राप्त हो जाएंगे। फिर क्या होगा तप्त स्थल ऐसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट होते क्या हैं, तो अगर मान लीजिए कोई जीवधारी या जो जीव है वो विलुप्त होने की कगार पर है, या कह सकते हैं कि उनको अगर किसी विलुप्तता का खतरा है तो उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाए, संरक्षित कर लिया जाए। उसमें किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी जीव का या कोई मनुष्य का उस पर हस्तक्षेप ना हो, यानी कोई भी वहाँ पर जाकर उसको नष्ट ना कर सके या उस पर रोक लगा दी जाए जीवधारी वस्तु, तो क्या कहलाती है तप्त स्थल कहलाती है। ऐसी बायोपायरेसी क्या होती है, ऐसे हम एकाधिकार कहते हैं। अगर कोई भी किसी व्यक्ति का अधिकार है उस पर कोई अन्य व्यक्ति क्या करे अपना हक जमाने लगे, काम करने लगे और उसको बिना कोई परमिशन की, तो बायोपायरेसी कहलाती है। ऐसे आप समझना है, आप लिख लेना है, देख लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस साल पेपर में आने वाला है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अब आप टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे, ये आपको करना है। परभक्षी पर टिप्पणी इंपोर्टेंट प्रश्न है सभी। अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं। 6वां प्रश्न है, जो 4 प्रश्न है वो चारों ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैंने अलग अलग प्रश्न यानी बड़ा ना अलग करके छोटे में लिख दिए, लेकिन इंपोर्टेंट प्रश्न है। परभक्षी हम एक बार तो लिख सके हैं, ठीक है, दोबारा आगे रिपीट है। परभक्षी प्रतिजैविक संक्रामक रोग और सहजीविता मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इन्हें तैयार कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से आएंगे आपके 7वें प्रश्न से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा और 7, 8 और 9 प्रश्न होंगे। इसमें अथवा भी आएंगे आपके लिए। तो युग्मक जनन किसे कहते हैं, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर बताइए, पढ़ लेना है, इंपोर्टेंट है। पारितंत्र के विभिन्न घटक यानी आप पढ़ोगे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। उपभोक्ता पढ़ा है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी हो जाते हैं, याद रखना है, ठीक है। फिर क्या हुआ DNA पैकेजिंग क्या है, इसके महत्व को समझाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तैयार करना। अथवा क्या है, अथवा में पर परागण आप समझते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि साथ में से लाभ हानियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, 5 नंबर का बन जाएगा। फिर आ जाएगा जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए, 5 अंक का। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा भी करने के लिए छोटे 1-2 नंबर में पूछ ली जाएगी। फिर मेंडल के स्वतंत्र अभियोजन का नियम का वर्णन करना है, उदाहरण सहित करना है। मेंडल के नियम को आपको जरूर पढ़ना है। प्रभावता, पृथक्करण, स्वतंत्र अभियोजन, 9 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 9 प्रश्न आपको करना है और अच्छे तरीके से करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।